अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो केआरएल में एक टेस्ट हुआ है साइंटिफिक ऑफिसर का। तो उसमें पहला एक रिटन टेस्ट था, उसके बाद उन्होंने एक लिस्ट लगाई थी और लिस्ट में जिन लोगों का नाम था उनको उन्होंने कंसेप्चुअल असेसमेंट टेस्ट लिया था, जो कि 25 MCQs का था और जो टाइम था उसके लिए वो 1 घंटा था। तो पहला क्वेश्चन, ये जो MCQs थे ये थोड़े टेक्निकल थे, लेकिन जो सिंपल पहला पेपर था वो बेसिक फिज़िक्स से रिलेटेड था। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल था। तो पहला क्वेश्चन था कि mass spectrometry uses which of the following physical property of ion to determine the chemical makeup of substance। तो इसका आंसर है चार्ज टू मैस रेशियो, क्योंकि चार्ज टू मैस रेशियो में हम डिफरेंट आइसोटोप्स जो है वो सेपरेट कर लेते हैं, जिससे हम उनकी केमिकल मेकअप जो है वो पता लगा लेते हैं। ओके, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन था कि अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करते हैं तो इसमें से कौन सी इक्वेशन जो है उसको वो हमें रीअरेंज करना पड़ता है। तो ये एक बेसिक क्वेश्चन है जिसमें डेल डॉट बी वाला ऑप्शन था इसका सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो है। अगर सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन जो है वो डेल डॉट बी इक्वल हम ज़ीरो पढ़ते हैं, लेकिन अगर मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट करें तो फिर ये डेल डॉट बी फर्स्ट इक्वेशन को मद्देनज़र रखते हुए फिर जैसे वो डेल डॉट ई जो है वो रो और एप्सिलॉन नॉट है, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड का कांस्टेंट है वो हम म्यू नॉट पढ़ेंगे और जो डेंसिटी है वो भी रो साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, लेकिन इसके साथ हम रो एम लिखेंगे। तो ये इक्वेशन फिर ऐसे चेंज हो जाएगी अगर मैग्नेटिक पोल एग्जिस्ट करते हैं। तो उसके बाद थ्री वाला था कि एक हमें लग्रांजियन गिवन था, हमने लग्रांज इक्वेशन बतानी थी, जो कि हम डी ओवर डी टी और इसके साथ पार्शल एल ओवर पार्शल क्यू नॉट माइनस पार्शल एल और पार्शल क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। इस इक्वेशन को जब यूज़ करेंगे तो ये ई वाला ऑप्शन करेक्ट आना है इसका। ठीक है, तो ये एक थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला हमारा क्वेश्चन था, जो कि क्वेश्चन नंबर थ्री। उसके बाद फोर वाला क्वेश्चन था कि अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में इंटर होता है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स एक्सेस पे है, लेकिन जो डायरेक्शन है वो ये है 1/2 स्क्वायर रूट एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो पाथ बताना हमने। अगर तो परपेंडिकुलर इंटर होता आपका चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, फिर वो सर्कल में मूव करता है। अगर वो पैरेलल या एंटी पैरेलल मूव हो तो फिर वो स्ट्रेट गुजर जाता है। और अगर उसकी एंगल जो है अदर देन पैरेलल एंटी पैरेलल या 90 हो तो उसका पाथ जो है वो हेलिक्स होता है। ठीक है, तो ये उसकी डायरेक्शन है जो कि बताती है कि वो एक्स और वाई के दरमियान में कहीं मूव कर रहे हैं। तो वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ ना ही पैरेलल है, ना ही एंटी पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है। उसका पाथ जो है वो हेलिक्स होगा। वो फाइव वाला है कि हैमिल्टोनियन हमारे पास ये है, और डिस्क्राइबिंग एनाटॉमिक इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज इंटरेक्टिंग विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉक इफेक्ट। अगर ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो तो फिर वो हम जीवार इफेक्ट में पढ़ते हैं। इसका ऑप्शन था स्टॉक इफेक्ट, लेकिन इनमें हमने रीज़न भी बतानी थी। इनमें हमने डायरेक्ट तुक्के से टिक नहीं करने थे, हमने रीज़न भी बतानी थी कि आपने स्टॉक इफेक्ट या ये वाला जो क्वेश्चन नंबर सी फोर है इसमें हेलिक्स पाथ आपने क्यों लिखा है। इसी तरह इसमें आपने लग्रांजियन का ऑप्शन ई क्यों लगाया, आपने सॉल्व करके बताना था। ओके, सिक्स में रिलेटिविस्टिक हमें मोमेंटम गिवन था तो एनर्जी बतानी थी हमने। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे कि ई इक्वल है एम नॉट सी स्क्र, इसका स्क्र था, यानी कि ई नॉट का स्क्र प्लस पी सी का स्क्र। और अगर इधर स्केयर लगाना है या इधर स्केयर नहीं लगाना तो यहाँ स्केयर रूट लगाना है। इसको सॉल्व करना था, पी की जगह हमने एम सी पुट करना था, तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होना था। तो हमने एनर्जी बतानी थी, यानी कि टोटल एनर्जी। उसके बाद सेवन वाला है कि थर्मोडायनामिक्स के जो तीन लॉ हैं उनमें से कौन सा ये ऑप्शन ठीक नहीं है। तो बाकी सारे ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो बी वाला ऑप्शन है कि एंट्रोपी ऑफ सिस्टम सम टाइम डिक्रीज, ये ऑप्शन सही नहीं है। हम यही पढ़ते हैं कि एंट्रोपी या तो कांस्टेंट रहती है या इंक्रीज करती है। ई वाला ऑप्शन है कि न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल को बाइंड करके रखती है और
जैसे हमें पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है वो क्लासिकल मैकेनिक्स के मद्देनज़र अगर देखा जाए उसको, तो फिर तो वो बाहर नहीं निकल सकते, लेकिन क्वांटम टनलिंग इफेक्ट के ज़रिए हम उसको पढ़ते हैं। तो इस ग्राफ में से हमने बताना था कि कौन सा ग्राफ ऐसा जो रेडियल वेव फंक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल विद एनर्जी ई टनल आउट द न्यूक्लियस इन अल्फा डिके बताता है। तो ये ई वाला इसका करेक्ट ऑप्शन था कि जो अल्फा पार्टिकल है वो इसका ये सेंटर पे ए डिस्टेंस है और बैरियर पे ये बी डिस्टेंस है, तो इसमें वो बहुत टाइम जो है वो ओसिलेशन करके 10 रेज पावर ऑलमोस्ट 38 टाइम्स ट्राई करके तो फिर वो क्वांटम मैकेनिकली पॉसिबिलिटी है कि यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ई वाला था। इसी तरह 9 वाला था कि ये हमने डिस्प्लेसमेंट बताना था स्टैंडिंग वेव का, तो ये ऑप्शन डी है। ये एक पिछले जो क्वेश्चन में भी हमने ऐड शायद कर दिया था, लेकिन ये कंसेप्चुअल असेसमेंट में आया था ये वाला। उसके बाद 10 वाला है बर्नौली इक्वेशन को हमने यूज़ करना था। ये एक इसकी साइड है पाइप की जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है, वेलोसिटी V1 है, और एक साइड ये है। तो बर्नौली इक्वेशन हमने यूज़ करनी थी P1 प्लस 1/2 रो V1 का स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, यही सारी टर्म इस साइड पे भी लिखनी थी लेकिन 1 की बजाय 2 लिखना था। और ये पाइप उन्होंने कहा था कि ये हॉरिजेंटल है, जिससे फिर ये जो हाइट वाली दोनों टर्म थी वो कैंसिल हो जानी थी। तो प्रेशर डिफरेंस हमने बताना था P1 P2 माइनस P1। ठीक है, तो इसको जो ऑप्शन डी वाला ये करेक्ट आना था। हाँ, ये जब इसको सॉल्व करना था इसमें आपने ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 भी लगाना था। वेलोसिटी की जगह आपने एरिया की फॉर्म में भी इसको पुट करना था। तो इसमें जस्ट सिंपल से फार्मूला को यूज़ करना है और इसका ऑप्शन नंबर डी वाला जो है वो करेक्ट था। उसके बाद ये क्वेश्चन सी जो है 11 है, इसका ऑप्शन सी है कि ये फर्स्ट जो है सिलेंडर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसका आई नॉट है, रोटेट विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। सेकंड सिलेंडर विद मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड इनिशियली नॉट रोटेटिंग, ये रोटेट नहीं कर रहा। और ये पहला इसके ऊपर आके गिरा है, जब गिरेगा तो इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, जिसमें हम एंगुलर मोमेंटम का जो कंजर्वेशन I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 यूज़ करेंगे, लेकिन 1 की जगह I0 यूज़ कर लेंगे और 2 की जगह I1। लेकिन 2 वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसे हम ऐड करेंगे I0 प्लस I1। ठीक है, तो ओमेगा एफ हमने बताना था, यानी कि ओमेगा 2। तो सी वाला इसको ऑप्शन था। ओके, करेक्ट ऑप्शन बताना हमने कि अभी जो रिसेंटली डिस्कवरी हुई है WG इंटरमीडिएट वेक्टर बोजान के बारे में, तो ये इलेक्ट्रो वीक यूनिफिकेशन वेरीफाई थी जो कि अब डॉक्टर अब्दुल सलाम ने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी और इलेक्ट्रो वीक न्यूक्लियर फोर्स को यूनिफाई किया था, उसको इलेक्ट्रो वीक थ्योरी का नेम दिया था। तो ये भी बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसी तरह जो इसका कार्नट रेफ्रिजरेटर है, जो कि कार्नट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी जो है 1 - T2/T1। T2/T1 का मतलब है 1 जो कि कोल्ड रेजरवायर को हम लिख लेते हैं TC2 को, कोल्ड रेजरवायर TC/TH। ठीक है, तो ये तो था रेफ्रिजरेटर के लिए, लेकिन सॉरी कार्नट इंजन के लिए। लेकिन रेफ्रिजरेटर के लिए इसका उल्ट है, जो TH है ऊपर चला जाएगा और TC नीचे, और इसको 1 में से माइनस किया जाएगा। तो वैसे हम एफिशिएंसी को आउटपुट और इनपुट से पढ़ सकते हैं, और रेफ्रिजरेटर में भी हम देखेंगे कि आउटपुट क्या है और इनपुट क्या है। तो ये एक बेसिक फार्मूला है। 14 वाला है कि इसमें से जो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है फॉर क्लासिक फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट। तो ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है कि ट्यूब इज फिल्ड विद द वेपर एट हाई प्रेशर सो इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस अ हाई नंबर ऑफ कोलिजन। तो ये ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। बाकी ऑप्शन फ्रैंक हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट में सारे करेक्ट है। 15 वाला जी बताना हमने कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो वर्क डन के लिए है। तो वर्क डन के लिए हम ये पढ़ते हैं 1/γ-1 PF/VF -PI/VI। ठीक है, तो इसमें जो डी वाला ऑप्शन है आप देखें कि अगर आप आर की जगह, ये जो आर है इसकी जगह पुट करें CP - CV इज इक्वल टू आर,
तो आपको ये वाला क्वेश्चन जो कि वर्क डन का फार्मूला मिलेगा। हाँ, इसमें सी पी ओवर सी वी की जगह गैमा भी पुट करेंगे। ठीक है, तो डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। इस तरह ए वाला है कि इनमें से क्वांटम फिजिक्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, तो ये ए वाला ऑप्शन है कि वेव फंक्शन जो है रियल क्वांटिटी है। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि वेव फंक्शन का स्केयर एक रियल क्वांटिटी है, वेव फंक्शन एक खुद इमेजिनरी क्वांटिटी भी हो सकता है। उसके बाद जी एक ये रेडियोएक्टिव डिके इक्वेशन है और हमने मीन लाइफ बतानी है। मीन लाइफ जो है ये टी स्टार से हम इसे लिखते हैं और इक्वल होता है 1/λ। तो पहले हमें हाफ लाइफ गिवन है, हमने यहाँ एक फार्मूला यूज़ करना है, लेमडा इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2/t हाफ लाइफ। ठीक है, इससे हम लेमडा फाइंड करना और लेमडा को बाद में 1 से डिवाइड कर देना, तो आपको आंसर मिलेगा 83110 ईयर्स। ओके, 18 वाला क्वेश्चन है कि स्नेल लॉ की फंडामेंटल क्या है, तो ये ऑप्शन नंबर ई है। ये भी एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। उसके बाद 19 वाला है दो सिंपल पैरेलम, इनके दरमियान ये स्प्रिंग भी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी सिंपल पैरेलम और दोनों दो स्प्रिंग यहाँ पे है, तो स्प्रिंग एक लेकिन दोनों के साथ जुड़ा है, तो M1 और M2 के साथ भी। तो इन सब की एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हमने ऐड कर देना है। जैसे हम ये पढ़ते हैं K/M, ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, या G/L सिंपल पैरेलम के लिए। तो डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, इन सबको आपस में आपने ऐड कर देना है। ओके, उसके बाद 20 वाला क्वेश्चन है सुपर कंडक्टर के लिए ग्राफ हमने बताना है, जो कि ऑप्शन नंबर ई है कि इस टेम्परेचर पे आके, ये खास टेम्परेचर पे वो सुपर कंडक्टर की तरफ बिहेवियर शो कर देता है। बाकी ऑप्शन सारे इनकरेक्ट हैं। 21 में हमने ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र में जो फोटॉन है वो किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, बाय वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स। ये इसका करेक्ट ऑप्शन था। ठीक है जी। उसके बाद जो इसके बाद जी 22 वाला क्वेश्चन है कि हमने अपर थ्रेशोल्ड एनर्जी बतानी थी स्कैटर्ड फोटॉन के लिए। तो ये थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे है। ठीक है, वो जो डेल्टा लेमडा का फार्मूला है H/m0c 1 - cos θ, तो उसमें लेमडा को तो हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे, तो उसका ऑप्शन ये बनना था mc²/2, थीटा इज इक्वल टू 180 पे। 23 में बताना था ये सिंपल सी इक्वेशन के कितने न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं फिशन के रिएक्शन में, तो 3 न्यूट्रॉन इसमें प्रोड्यूस होते हैं। 24 में दो जो कि रॉड थे उनकी थर्मल कंडक्टिविटी K1 K2 एंड टू एंड मिले थे, यानी कि सीरीज में आपस में वो कनेक्टेड थे। तो हमने उनकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला बताना था, तो वो है सीरीज में हूँ तो उसका हम 2K1 K2 हार्मोनिक मीन से लिखते हैं, और अगर पैरेलल में हूँ तो उनको K1 प्लस K2/2 से भी लिख लेते हैं, यानी कि सिंपल एवरेज के फार्मूला से। लेकिन अगर सीरीज में हूँ तो उनको हम ये हार्मोनिक मीन से लिखते हैं 2K1 K2/K1 + K2। और लास्ट वाला एक MCQ था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में एक हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो हम मैग्नेटिक फील्ड को 3 टाइम कर दें तो उसका मोमेंटम क्या होगा। तो अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो हम ये पढ़ते हैं E/M रेशियो से E इज इक्वल टू V/BR, और M को इस साइड पे ले जाएं तो E/BR इधर आके मल्टीप्लाई करें, इज इक्वल MV को P लिख सकते हैं। बाकी चीज़ें अगर कांस्टेंट है तो M का और P का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, सॉरी B का और P का। तो अगर आपने B को 3 टाइम किया है तो आपका जो मोमेंटम है वो भी 3 टाइम हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन ये था कि 3P टाइम मोमेंटम हो जाएगा। तो ये जी 25 MCQs थे जो कि कंसेप्चुअल असेसमेंट टेस्ट लाहौर में पूछे गए थे।